देश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में मामले राहत देने वाले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा है। देश के लिए अब कोरोना मामलों में कमी होने से पॉजिटिव संकेत मिलने लगे हैं। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार पिछले कई दिनों से धीमी होने लगी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 1,20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। तो वहीं राहत का एक आंकड़ा वो भी है जो देश में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों का है। अभी तक देश में 2,67,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना जैसी महामारी को मात दे चुके हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना से मौतों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। तो चलिए आपको बता देते हैं देश में कोरोना के ताजा हालात क्या कहते हैं। तो 24 घंटे में 1,20,529 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इन 24 घंटे में 3,380 लोगों ने महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी। कुल संक्रमितों का आंकड़ा इसके साथ ही 2,86,94,000 के पार हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्टिव केसों की, तो ये आंकड़ा 15,55,248 का है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए राज्यों की ओर से लगाई गई पाबंदियों का असर अब कोरोना ग्राफ पर दिखाई देने लगा। महामारी से जंग जीतने में लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग शासन प्रशासन को मिलने लगा। पिछले कुछ दिनों के कोरोना आंकड़ों और कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह से है। 1 जून का आंकड़ा 1,27,510 का था। मौतों का आंकड़ा 2,795 का। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,55,287 का रहा। 2 जून को कोरोना केस आए 1,32,788। कोरोना से मौतें हुई 3,207। कोरोना से रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा रहा 2,55,287। बात 3 जून की करें तो कोरोना केस आए 1,34,154। तो वहीं कोरोना से मौतें हुई 2,778। रिकवर होने वालों का आंकड़ा रहा 2,11,499। बात 4 जून की करें तो कोरोना केस 1,32,364 आए। कोरोना से मौतें हुई 2,713। वहीं रिकवरी का आंकड़ा रहा 2,07,000। 5 जून का आंकड़ा कोरोना केस 1,20,529। मौतें हुई 3,380। वहीं रिकवर होने वालों का आंकड़ा रहा 1,97,894। कोरोना के मामले कम होने से राहत जरूर मिली है, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है, क्योंकि हल्की सी लापरवाही महामारी को हवा देने का काम कर सकती है। ऐसे में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के काफी कम आंकड़े सामने आए हैं। मौत की ग्राफ में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना की रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। एक समय था जब कोरोना का कहर अपने पीक पर पहुंच चुका था। हर कोई रोजाना सामने आ रहे कोरोना के आंकड़ों से सहमा हुआ था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला अमल में लाया, जिसका असर अब कोरोना के घटते मामलों में देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कोरोना मामलों का बढ़ता ग्राफ अब नीचे आया है और शासन प्रशासन के साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार राहत मिलने लगी। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 895 नए मामले सामने आए। वहीं रिकवरी रेट में भी बेहतरीन सुधार देखने को मिला। तो चलिए आपको बताते हैं प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात। 24 घंटे में कोरोना के 895 केस आए और 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमित 2,456 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए और अब तक कुल मौत का आंकड़ा 8,605 तक जा पहुंचा है। वहीं प्रदेश के अधिकतर सभी जिलों में कोरोना मामलों में राहत देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में हरियाणा के जिलों में कोरोना का क्या अपडेट है। गुरुग्राम में 58, फरीदाबाद में 66, सोनीपत में 39, हिसार में 68, अंबाला में 45, करनाल में 48, पानीपत में 38, रोहतक में 25, रेवाड़ी में 27, पंचकुला में 66, कुरुक्षेत्र में 36, यमुनानगर में 69, सिरसा में 62, महेंद्रगढ़ में 25, भिवानी में 15, झज्जर में 23, पलवल में 29, फतेहाबाद में 70, कैथल में 34, जींद में 41,
नूंह में 5 और चरखी दादरी में 6 मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और ये शासन प्रशासन के प्रयासों के साथ साथ लोगों की समझदारी का ही नतीजा है। प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। वहीं कई लोग अलग अलग तरीकों से कोरोना मरीजों की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की स्थिति में और सुधार आएगा। कोरोना के मामलों में कमी ऐसे बरकरार रहे, इसलिए अभी भी जरूरी है कि कोरोना के प्रति सावधानी बरती जाए। हरियाणा में कोरोना के मामलों में बेशक कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। ऐसे में हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पर्यावरण को बचाएं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं को नसीहत भी दी। एक तरफ मौसम का बदलना, दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल का कार्यक्रम, तीसरी तरफ किसानों के विरोध की चेतावनी और इसी बीच विश्व पर्यावरण दिवस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर करनाल पहुंचते हैं। हालांकि कार्यक्रम 10 बजे का था, लेकिन किसानों ने विरोध की चेतावनी दी और टोल प्लाजा पर 8:30 बजे इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया। उधर सीएम के कार्यक्रम में फेरबदल हो गया और प्रोग्राम 10 बजे की बजाय 8 बजे कर दिया गया। किसान विरोध न कर पाए, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए। वहीं टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के आह्वान पर सीएम ने कहा कि वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और अगर कानून व्यवस्था खराब करते हैं तो फिर सख्ती से निपटेंगे। जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें, वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते को ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वहीं बढ़ती बीमारी ब्लैक फंगस को लेकर सीएम ने कहा कि जिस गति से बीमारी बढ़ रही थी, अब ये कंट्रोल में है। देखिए, ब्लैक फंगस जिस गति से प्रारंभ में आज से 8 दिन पहले शुरू हुआ था, अब वो काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। अब लगभग 600 के आसपास पेशेंट्स सभी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में हरियाणा में हैं, जो पिछले 3-4 दिन से स्थायी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये अपने आप में नहीं बढ़ता, ये तो केवल आफ्टर इफेक्ट है कोविड की। जो लोग प्रभावित हुए उससे जो पॉजिटिव हुए उसका दवाइयों का, अन्यथा कुछ इलाज का, या जो कोमॉर्बिडिटीज के जो पेशेंट्स थे उन्हीं में ये आफ्टर इफेक्ट है। पिछले कुछ दिनों कुलदीप शर्मा ने सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा था कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनकी आंखों पर चश्मा लगाकर जीवनदान ले आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री की योग्यता के ऊपर उनका तो बड़े बड़े भी आए तब भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। हमारे प्रधानमंत्री की योग्यता को वो कम ना समझें। हमारे प्रधानमंत्री एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। हर चीज़ का मूल्यांकन वो ठीक से करते हैं, हर चीज़ की समस्याओं का हल निकालते हैं। समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए लगातार पिछले 6 साल से लगे हैं। मुद्दा किसानों का हो या कोई और, प्रदेश में वार पलटवार का दौर जारी है। देखना होगा कि वार पलटवार का ये दौर आखिर कब तक जारी रहता है। केंद्र और राज्य सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सरकार की ओर से किए जा रहे टीकाकरण को लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा में वैक्सीनेशन जोरों शोरों से जारी है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल की ओर से वैक्सीन को धीमी गति से लगाने के बयान के बाद अब सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। सरकार को घेरने में जुटे कांग्रेस ने देश भर में किए जा रहे टीकाकरण को लेकर प्रदेश में राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। अंबाला में उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेसी विधायकों ने सीएम मनोहर लाल को नसीहत तक दे डाली। आइए सुनाते हैं आपको कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी का क्या है कहना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले। वो कहते हैं कि धीरे धीरे धीमी गति से टीका लगाएं। आज आवश्यकता हरियाणा वासियों की जान बचाने की है या टीकों को बचाने की है? कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि टीकों को बचाइए, धीरे धीरे लगाइए, लेकिन टीकों को बचाने की आवश्यकता नहीं है। आज
हर प्रदेशवासी, हरियाणा वासी की जान बचाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अलग अलग रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, ये दुखद है। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से, जो कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में दिया जा रहा है, माननीय हमारे नेतागणों के दिशा निर्देश पे, यही है कि मुफ्त में टीकाकरण होना चाहिए, सभी का टीकाकरण होना चाहिए। कोरोना संक्रमण महामारी से जूझ रहे देश को अभी कितने खुराक वैक्सीन की जरूरत है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूरा देश टीकाकरण की गणित में उलझा है। तो वहीं राजस्थान में वैक्सीन की डोज कूड़ेदान में पाई गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि मामले पर सरकार जरूर संज्ञान लेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में आप लोगों की सरकार है, वहाँ वैक्सीन डस्टबिन तक में फेंकी जा रही है। ये एक संज्ञान में मैंने अखबार में ही देखा था कि वो जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ जरूर सरकार जो है वो एक्शन लेगी। बहरहाल कांग्रेस वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र और राज्य सरकार पर फोड़ रही है, तो वहीं वैक्सीन की बर्बादी कुछ और ही हकीकत बयान कर रही है। ऐसे में लोग वैक्सीन डोज से वंचित रह जाएं। बेहद जरूरी है कि वैक्सीन की बर्बादी पर अंकुश लगाया जाए। सिरसा की रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी में फल विक्रेताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे का कारण फल मंडी को कपास मंडी में शिफ्ट किया जाना था। देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें सिरसा के रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी की है, जहां फल विक्रेताओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब सब्जी मंडी के गेट पर ताला जड़ा मिला। दरअसल जिला प्रशासन के आदेशानुसार कपास मंडी में फल मंडी लगाई जा रही है। ये फैसला कोरोना के चलते लिया गया था, लेकिन सब्जी और फल मंडी विक्रेताओं के बीच आपसी तालमेल नहीं बना, जिसके बाद फल विक्रेताओं ने एसडीएम से फल मंडी को दोबारा सब्जी मंडी में शिफ्ट करने की मांग की थी। फल विक्रेता फलों को कपास मंडी से रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी में शिफ्ट करने में जुट गए, तो मार्केट कमेटी के कर्मियों ने भी सब्जी मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद फल विक्रेताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फल विक्रेताओं को समझाने का प्रयास भी किया। घंटों तक दोनों पक्षों में बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। वहीं नाराज विक्रेताओं का क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। हमारे को कई दिन से कपास मंडी में धकेल दिया इन्होंने। फिर हम उनके पास गए तो ये कहने लगे यहाँ पे 3 दिन रुको, आपको वापसी भेज देंगे। फिर हर रोज हमारे को जैसे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एसडीएम साहब ने बोला भी कल 12 बजे भेज देंगे। 12 बजे का दिन कल का बीत गया और आज हमने माल इधर लगा लिया। अब इन्होंने क्या किया, मंडी के आगे मार्केट कमेटी की गाड़ी खड़ी कर दी और लोग लगाने शुरू कर दिए भी किसी को अंदर नहीं माल रखने देंगे। हमारा आधा लाखों का माल अंदर पड़ा है, लाखों का बाहर पड़ा है, और हमारा ये फ्रूट है, एक दिन ना बिकेगा दूसरे दिन वैसे गल जाएगा। हम माल यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि सरकार कहती है यहाँ पर माल ना लगाओ। अगर हाँ अपनी दुकानों पे कि अगर वहाँ माल जाता है तो हमारा ये माल का नुकसान होता है। जो स्टोर के माल हैं वहाँ धूप में पड़ा रहते हैं और वहाँ भीड़ भी ज़्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं हमें अपनी दुकानों में माल बेचने दिए जाए। तो वहीं मार्केट सचिव विकास तेतिया का कहना है कि जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते मंडी शिफ्ट करने का फैसला लिया था। बावजूद इसके विक्रेताओं ने मंडी से सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये सारा विवाद खड़ा हुआ। ये कोविड की वजह से यहाँ से सब्जी मंडी और सब्जी और फ्रूट दोनों कपास मंडी में शिफ्ट किए गए थे। आज ये फ्रूट वाले अपना सामान उठा के यहाँ ले आए कि हम सब्जी फ्रूट यहाँ बेचेंगे कल से। तो प्रशासन ने फैसला लिया हुआ था कि इनको कपास मंडी में ही रहना है, लेकिन अभी ये सामान यहाँ पे ले आए तो उसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया था। तो सुबह 11 बजे मीटिंग रखी है एसडीएम साहब ने, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। प्रशासन के ये आदेश है ना कि वो वहाँ लगेगी दोनों मंडी, और ये यहाँ ला रहे हैं तो रोकना तो पड़ेगा ना उनको। अपनी समस्या को लेकर फल विक्रेता एसडीएम से मिलने वाले हैं। एसडीएम से मुलाकात के बाद फल विक्रेताओं ने एक बैठक करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें वो अपनी समस्या को उठाएंगे। करनाल में कृषि विभाग ने किसानों को एक बार फिर धान की रोपाई समय से पहले करने के मामले में नोटिस थमा दिया है। अनजाने में कुछ गलत काम हो जाए तो उसे गलती कहा जा सकता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराया जाए तो उसे क्या कहेंगे। हालांकि धान की रोपाई करना गलत नहीं है, लेकिन समय से पहले धान की रोपाई करना नियमों के खिलाफ है।
हाल ही में करनाल से ऐसा ही मामला सामने आया था। कुछ किसानों को कृषि विभाग ने समय से पहले धान रोपाई करने के मामले में नोटिस थमाया था। कृषि विभाग की इस कार्रवाई के बाद लगा कि अब किसान बिन मौसम की धान रोपाई का काम बंद कर देंगे, लेकिन एक बार फिर करनाल में समय से पहले धान रोपाई का मामला सामने आया और अब 32 किसानों को कृषि विभाग ने नोटिस थमा दिया। दरअसल 32 किसानों ने 51 एकड़ की जमीन में समय से पहले धान रोपाई शुरू कर दी थी। ये बात सभी जानते हैं कि गर्मियों में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ जाती है और धान की रोपाई के लिए पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर समय से पहले धान की रोपाई शुरू कर दी जाए तो उसमें और भी ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा। बार बार समझाने के बावजूद भी जिले में मात्र कोई 30-32 किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान की रोपाई का कार्य किया है। हमने ऐसे किसानों को उनको पहले भी हर साल समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इससे क्या नुकसान है। सीधे तौर पर नुकसान लोग किसी का नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। मई और जून के महीने में बारिश बिल्कुल कम होती है और अगर जो आप धान की फसल को समय से पहले लगाएंगे तो निश्चित तौर पर लाखों मैट्रिक टन पानी जो है आपको भूमि से नीचे से खींचना पड़ेगा और वो पानी लगाना पड़ेगा। इस तरह से पानी की बहुत भारी मात्रा में वेस्टेज होती है। जितना पानी नीचे से आएगा किसान का खर्चा बढ़ती है, उसमें एनर्जी लगती है, यानी कि लाइट का प्रयोग होता है। लाइट भी ज़्यादा जलेगी, पानी भी ज़्यादा निकलेगा और जबकि किसान की पैदावार पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कृषि विभाग इससे पहले भी किसानों को नोटिस थमा चुका है। समय से पहले धान की रोपाई कहीं न कहीं पानी की बर्बादी ही है। हरियाणा में सड़क हादसों पर रोक लग सके, इसको लेकर हरियाणा पुलिस सख्त हो गई। हरियाणा पुलिस की ओर से नेशनल हाईवे पर स्पीड मीटर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि तेज चलने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाया जा सके। हाईवे पर तेज रफ्तार से चलते हैं तो संभलिए। हरियाणा पुलिस रफ्तार पर लगाम कसने जा रही है। जी हां, नेशनल हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियां दुर्घटना का कारण बनती हैं। तो वहीं पुलिस को भी इन गाड़ियों के जुर्माने करने के लिए अपनी आधी फोर्स लगानी पड़ती थी, लेकिन अब इसका समाधान खोज लिया गया है। नेशनल हाईवे पर स्पीड मीटर कैमरे लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे पर ये कैमरे लगने से जहां पुलिस का काम कम होगा तो वहीं इंटरसेप्टर वैन को किसी वाहन के पीछे भी भागना नहीं पड़ेगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अंबाला दिल्ली मार्ग पर जहां भी ये कैमरे लगे हैं वहां पर भी एक पुलिस बूथ बनाया गया, जहां से पुलिस टीवी स्क्रीनिंग के जरिए भी नजर रखेगी। 4 लग रही दिल्ली से अंबाले तक सर जी। और जो भी ओवर स्पीड में चलेगा उसके चलान हो गई। हाँ जी, उसके घर मतलब उसके घर पहुंच जाएगा ये, मगर घर पहुंच जाएगा उसका। अच्छा। बस में कोई वो नहीं है, बस स्पीड देख के ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ। इसमें किसी की ऑपरेट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सारा नंबर आ जाता है उसमें, स्पीड दूर से कैच कर लेती है सर। और जो भी उल्लंघना करेगा उसके आ जाएगा, उसके घर पहुंच जाएगा उसके। कितने किलोमीटर की दूरी से ये कैच कर लेता है? ये 3 किलोमीटर की दूरी से। पानीपत से चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे पर भी कई जगह स्पीडोमीटर कैमरे लगाए गए। साथ ही हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी वाले ये कैमरे दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लगाए गए हैं। वहीं अब टोल टैक्स पर भी लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत फास्ट टैग से टोल टैक्स ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हाईवे पर कैमरे लगाए गए हैं और ये कैमरे जो भी ओवर स्पीड गाड़ी होगी, कोई बिना सीट बेल्ट के होगा तो उनके चालान ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। जो गाड़ी का नंबर आ जाएगा, मालिक का एड्रेस मिल जाएगा और उन गाड़ियों के चालान पर मॉनिटरिंग करके किए जाएंगे। अभी ये कैमरे लग चुके हैं लेकिन इनका प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इनकी कुछ मशीनें लगने भी बाकी हैं। सड़क हादसे में हर साल 5000 लोगों की जान जाती है। ऐसे में स्पीड मीटर कैमरे लगने से लोगों की लापरवाही तो कम होगी ही, साथ ही सड़क हादसों पर भी लगाम लगेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 महीने से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। एक तरफ तो लोग महामारी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में फर्जीवाड़े का खेल भी चल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की साइबर क्राइम की टीम एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते टीम ने फर्जी कॉल सेंटर पर रेड कर करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस की साइबर क्राइम टीम को इस फर्जी कॉल सेंटर के बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थी।
जिसके बाद टीम हरकत में आई और शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर रेड कर मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें से गुजरात का रहने वाला अभिषेक इस फर्जी कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड बताया जाता है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गुड़गांव ने एक कॉल सेंटर को बस्ट किया है। ये सेक्टर 65 सक्सेस टावर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर चलाया जा रहा था। उनके फर्स्ट फ्लोर पर एक ऑफिस लिया हुआ था उन्हें। करीब 30 से एक एम्प्लॉयज़ थे इसमें, जो कॉलर्स थे, लोगों को यूएसए में कॉल करके चीट करते थे। इस पूरे मामले में 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ये तीनों गुजरात से संबंध रखते हैं लड़के, 30-32 साल की इनकी उम्र है। और बाकी जितने कॉलर्स थे, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे, उनको शामिल तफ्तीश करके उनको जमानत पर छोड़ा गया है। वहीं इस मामले में एसीपी साइबर क्राइम करण गोयल की माने तो यूएस के नागरिकों को कॉल कर डरा धमकाकर उनके SSN नंबर को ब्लॉक करने की धमकी देकर US डॉलर ठगने का काम किया जाता था। इसी में एक और बात थी, एक तो सोशल सिक्योरिटी नंबर का स्कैम था और ये साथ ही में एक पेड लोन स्कैम्स हैं, जिसमें ये बहुत छोटी दरों पे लोन प्रोवाइड करने के नाम पे भी उनको झांसा देते थे कि हम आपको इतने रुपए का, इतने डॉलर्स का लोन दे देंगे, आप इतने पहले पैसे हमारे पास जमा करवा दीजिए। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। आउटबाउंड कॉल्स भी थी, इनबाउंड कॉल्स भी थी। तो काफ़ी मात्रा में हमें एविडेंस अच्छे इस केस में प्राप्त हुए हैं। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैथल के जींद कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव पाई के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जींद कुरुक्षेत्र MDR पर गांव पाई के नजदीक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल टैंकर पानीपत से पेहवा की ओर जा रहा था। गांव पाई के नजदीक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे सारा तारकोल बाहर बिखर गया और खोलते तारकोल में झुलसने से टैंकर चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सहायक को आसपास के लोगों ने बचा लिया और गंभीर हालत में होने की वजह से चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। ड्राइवर नींद आ गई, नींद का झटका आ गया उसको, गाड़ी उसे संभली नहीं। कितने लोग थे गाड़ी? 2 थे, ड्राइवर हेल्पर। क्या माल लेके कहाँ से कहाँ जा? तारकोल जा रहा था पानीपत से पेवा, तो गाड़ी संभली नहीं ड्राइवर से। कंडक्टर अभी उसको चंडीगढ़ कह रहे रेफर करा है, उसकी भी हालत खराब है अभी। ड्राइवर तो 10 मिनट खत्म हो गया। वहीं टैंकर के बीचों बीच पलटने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवरुद्ध मार्ग को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आए दिन ऐसे सड़क हादसे सामने आते हैं, बावजूद इसके लोग हादसों से सबक नहीं लेते। थोड़ी सी लापरवाही से ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर किसी राहगीर को मौत की नींद सुला देते हैं। कोरोना की दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव की आशंका ने सरकार के साथ आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर की कहर से तो आप सभी वाकिफ हैं। दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया था, उससे निपटना इतना आसान नहीं था। शासन प्रशासन सभी दूसरी वेव से निपटने के लिए हर संभव कोशिशें कर रहे थे। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही थी, तो शमशान घाट का भी कुछ यही हाल था। जैसे तैसे कोरोना की दूसरी वेव पर काबू पाया गया। कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम होने लगा और रिकवरी रेट बढ़ता गया। अब लग ही रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर से हमारा पीछा छूट रहा है, कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। जानकारों की माने तो तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो इनमें जो हमारी मेन पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से फिर हम लोगों ने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक से, उनसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कि हमारे पास थर्ड वेव के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास रिक्वायरमेंट भेजी है। हमने उस हिसाब से मैन पावर, इक्विपमेंट,
इसके लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को लिख दिया है और साथ ही साथ हमने उनको 2 वार्ड और 1 PICU और 1 नियोनेटल ICU रेडी करने के लिए कह दिया और वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा और हम लोग अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो सर कितनी टीमें वगैरह बनाई गई और कितने बेड वगैरह रखे जाएंगे? हम लगभग 100 बेड के पीडियाट्रिक्स वो रेडी रखेंगे जिसमें हमारे 2 वार्ड होंगे। कोरोना की दूसरी लहर में जिन हालातों से हमारा सामना हुआ था वैसे हालात तीसरी वेव में ना बने, इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पहले ही अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है। जो एक्सपेक्टेड है 3rd वेव, उसके लिए हम सिविल अस्पताल करनाल में अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविल अस्पताल में 3 पीडियाट्रिशियंस हैं और 3 जनरल डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों के विभाग में देख रेख कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही 16 बेड का SNCU है जिसमें सिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक पीडियाट्रिक्स वार्ड है जिसमें बीमार बच्चों को रखा जाता है। हम इस 3rd वेव के लिए एक स्पेशल 6 बेड का एक PICU जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो तैयार करवा रहे हैं जिसमें बच्चों के ICU फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। करनाल में प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है, लिहाजा बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। बच्चों के कंफर्ट जोन को देखते हुए उनके लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया है जिससे अस्पताल में इलाज करवाने आए बच्चों का अस्पताल में मन लगा रहे। हालांकि सरकार से लेकर प्रशासन तक सबने कोरोना की तीसरी वेव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्पेशल बच्चों के लिए डॉक्टर्स की संख्या और बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।